ओके। तो बच्चों आज हम लोग आपके सामने शुरू करेंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। इंजीनियर अंजनी यादव, पूरा नाम रवि अंजनी यादव। ओके, फिजिक्स आपको पढ़ाता है, पता ही आप सबको। और आज हम लोग टीचर ने वेक्टर्स वगैरह सब फिनिश कर लिया, तो आज हम लोग शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। और पावर कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट वीडियो बनाया, देखा आप लोगों ने? क्रैश कोर्स के बारे में बनाया था, उसको देख के सब लोग लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, इसका और एक नाम होता है मोशन इन 1D, वन डायमेंशन मोशन बोलते हैं। मतलब मोशन वन डायमेंशन का मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 2D मोशन हुआ, जैसे देखो स्ट्रेट लाइन मोशन तो ये हो गया, ऐसे सीधा जाना। 2D मोशन जैसे प्लेन पे दीवार पे कोई चीज चढ़ रही है, 2D हो गया। 3D यहाँ पे स्पेस में कोई चीज आ गया, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज 3D, ठीक है। और 2D रहा जैसे कि एक्स और वाई एक्सिस पे जा रहा हो कोई, दोनों कोऑर्डिनेट्स लेके जा रहा है, जैसे वेक्टर पढ़ा था ना, आई आई कोऑर्डिनेट भी होता था और एक्स कोऑर्डिनेट भी, आई और जे दोनों होते थे, 2D हो गया। आई जे के तीनों आ गए तो 3D हो गया, और सिर्फ आई है, सिर्फ जे है, सिर्फ के है, तो क्या हो गया? 1D मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेन नॉर्मली सीधा चलती है, स्ट्रेट, तो 1D मोशन का एग्जांपल है मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। कोई बॉल ऊपर से गिराते हैं तो एक ही डायरेक्शन में आता है, सीधा ऐसे, तो वो भी किसका एग्जांपल रहा? दैट इज 1D मोशन का एग्जांपल रहा, ठीक है। और जैसे अगर हम देखें कोई चींटी या कोई कीड़ा है, तो दीवार पे चढ़ रहा हो ऐसे धीरे 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 करके, तो 2D मोशन है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स को वो कवर कर रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने सिखाया था, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट, मतलब हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल दोनों इंक्लूड करके चलता था, वो भी 2D का एग्जांपल रहा, ठीक है। 3D का एग्जांपल क्या रहा? अब एक पतंग उड़ा रहे हो, तो पतंग में एक्स और वाई दोनों है। अगर सीधे पतंग है, पतंग लेकिन हवा में ऐसे ऐसे कर रही है ना, तब जाके वो 3D हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई और साथ में कभी जेड इधर, कभी माइनस जेड, कभी जेड माइनस, हिलती है ना हवा में, तब वो 3D बनता है। समझ गए? तो चलो ये सारी बातें थी। तो मोशन वन डायमेंशन की बात करेंगे, वो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल, बट हम दोनों को थोड़ा अलग अलग लेके चलेंगे। और हॉरिजॉन्टल मोशन को लेके चलूंगा सबसे पहले। और अब देखना ये है, कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो मोशन हमारा है, तो पहले मोशन के बारे में समझते हैं, द डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज रेस्ट। रेस्ट पता है सबको क्या होता है? Anybody can explain what is the definition of rest? है कोई महान योद्धा? उत्कर्ष, सक्षम, शव्य, और कौन कौन है भाई आज लोग? आकांक्षा, सॉरी आकांक्षा पलक, मृदुला जी आ गई, वेलकम। चलो अच्छा, कोई नहीं बताएगा, मैं ही बता देता हूँ, है ना। देखिए मोशन क्या है, रेस्ट क्या है? when object does not change its position with respect to surrounding. When object does not change its position with respect to surrounding, then object is said to be at rest. When object does not change its position with respect to surrounding. अब देखो इसमें पहली बात एक ऑब्जेक्ट टर्म आ रहा है, डेफिनेशन को समझना जरा। दूसरा टर्म आ रहा है पोजीशन, एंड थर्ड टर्म इज सराउंडिंग। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, फिर हाई लेवल पे हम जाएंगे धीरे धीरे।
तो देखो बच्चों, ऑब्जेक्ट वो हुआ और सराउंडिंग वो हुआ जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके मोशन को हम रीड कर रहे हैं, जिसके मोशन के बारे में हम पता लगा रहे हैं, जिस बंदे के बारे में हम जानना चाहते हैं, वो हुआ ऑब्जेक्ट। ठीक, और उसको छोड़ के जितनी भी चीजें हैं सब कुछ सराउंडिंग है। जैसे मान लो इफ आई एम आस्किंग, इफ आई एम ऑब्जर्विंग दिस मार्कर, तो दिस इज ऑब्जेक्ट। और इसको छोड़ के क्या हुआ, मैं, तुम लोग, ये मोबाइल, ये फैन, ये कुछ भी, दीवारें, सब कुछ क्या हुई, सराउंडिंग। दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व जिसको कर रहे हैं। और उसको छोड़ के जितनी भी चीजें, वॉट एवर बी द थिंग्स, लिविंग, नॉन लिविंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट, सराउंडिंग, दो बातें पता चल गई। पोजीशन क्या होता है, अब कोई भी बॉडी है उसकी पोजीशन सराउंडिंग से जो बताना होता है, जैसे हम बताते हैं ना, पोजीशन बताने का मतलब क्या होता है। जैसे कई बार होता है ना घर में, जैसे आप बैठे हो, मम्मी ने बोला कि जा भाई वो ले आ, क्या बोलते हैं, मेरा वाला फोन उठा ला, अब पूछो कहाँ है, तो वो पोजीशन बताना शुरू करती, भाई उस वाले कमरे में जा, और उस कमरे में देखियो अलमारी के पास जो टेबल है, उस टेबल के कोने में देखना, है ना। पोजीशन सही बता दिया तो मिल जाता है, और नहीं गलत बता दिया तो नहीं मिलता। तो पोजीशन बताना, जैसे मैं बताऊं कि इस समय मैं यहाँ पर हूँ, यही मार्कर है, आपकी इस साइड वाली स्क्रीन से मान लो यहाँ पे रखता हूँ, इस साइड से, स्क्रीन के इस साइड से यहाँ तक 2 मीटर पे है, और इस स्क्रीन के इस साइड से यहाँ पे मान लो 1 मीटर है, 2 और 1 हो गया। तो इट इज इट्स पोजीशन हम बता रहे हैं, दिस साइड एंड दिस साइड से। मान लो नीचे से भी ले लेते हैं, नीचे से मान लो ये 1 है, और ऊपर से मान लो ये भी 4 है, 4 एंड 2। इधर से क्या था, 3 एंड 1 था शायद, ऐसे 5 एंड 1 ले लो, इधर से 2 एंड 4 ले लो। ठीक है, चलो कुछ भी। तो ये इसके हम क्या बता रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। अब अगर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, यानी इसी पोजीशन पे पड़ा रहे पूरे टाइम, यानी यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से जो हम डिस्टेंसेस बता रहे हैं वो अगर सेम रहा, तो हम बोलेंगे इट इज एट रेस्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surroundings, it is said to be at rest। तब इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट समझ में आया सबको, एनी प्रॉब्लम। बट इन दिस डिफिनीशन देयर इज वन मिस्टेक मेरे बच्चों, यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल गड़बड़ी है, स्पेलिंग मिस्टेक मत ढूंढने लग जाना, और न तो ग्रामेटिकल मिस्टेक। कॉन्सेप्ट का एक गड़बड़ है यहाँ पर, बताने वाले को 5 रुपए इनाम मिलेंगे। व्हाट इज द कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हियर, अभी डिफिनेशन समझ में आ गई। कोई ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो हम ये बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। सो यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यहाँ पर आपको ये मेरी हेल्प करनी है कि इसमें कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, और वो कौन लोग बता सकते हैं, जो लोग बता सकते हैं 5 रुपए का इनाम मिलेगा उन्हें। ठीक है, जल्दी बताइए, सोचिए सोचिए सोचिए, सब श्रव्या बोलो भाई। टाइम की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वो तो बकवास लिखते हैं लोग कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हर चीज दुनिया में टाइम के रिस्पेक्ट में चल रही है। हाँ, टाइम की कोई जरूरत नहीं बताने की, वंडरस्टूड सी बात है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखो ना लिखो, लिख भी दूं, वो लिखने के बाद भी गलती है, मतलब एक और मिस्टेक है, और इट्स भी लिख दोगे तब भी गलत है। इट्स लिख दिया तब भी गलत है, वो लिख दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख दिया लो, लिख दिया लो, एंड टाइम still it has got one mistake। यस भाई, पलक, पलक नाम है, फलक नाम है। बिल्कुल सही बोला तुमने भाई, यस 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 यस, अब पकड़ रहे हो तुम लोग। देखो भैया, यहाँ पर मैं बोल देना चाहता हूँ, रिलेटिव टर्म है, बिल्कुल सही बोला, लेकिन मैं बेसिक लेवल में बता रहा हूँ कि क्या कभी जो सराउंडिंग्स हैं
ज्यादातर क्या होता है सराउंडिंग, मैंने बोला कि दो तरह के, मान लो मैं अपने घर का एड्रेस बताऊंगा आप सबको कि भाई ऐसा करना है, आपने चंडीगढ़ आ जाना है, चंडीगढ़ पहुंच गए, फिर आपने पूछना है कि भाई न्यू सॉरी सेक्टर 46 कहाँ पर है, सेक्टर 46 में आप पहुंच गए, मैंने कहा सेक्टर 46 डी में आ जाना है, सेक्टर 46 डी पहुंच गए। अब मैंने बोला कि अब जो है डी में जब आप पहुंचोगे तो जो मेरा घर है ना, मेरे घर के सामने दो काले रंग के कुत्ते बैठे होते हैं, वही मेरा घर है। टू ब्लैक डॉग्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। तो मेरा घर मिल जाएगा आपको, आराम से आ जाना आप सब लोग, ठीक है। बेचारे तुम लोग भोले भाले लोग अपने अपने घरों से चंडीगढ़ भी आ जाओगे, सेक्टर 46 भी पहुंच जाओगे, ब्लॉक डी में भी पहुंच जाओगे, पता चला मेरा घर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला होगा? क्योंकि हाँ, क्योंकि वो कुत्ते जो है ना वो फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है एक चला गया एक बैठा हो सकता है दोनों ही चले गए कहीं भी और घूमने टहलने, अब कोई बांध थोड़ी रखा है, तो दे आर नॉट फिक्स्ड। तो मैंने बोला था सराउंडिंग तो कुछ भी हो सकता है, बट हमें किसी के पोजीशन बताने के लिए कैसी सराउंडिंग्स का यूज करना पड़ता है, वी नीड टू यूज फिक्स सराउंडिंग्स। मम्मी ने बोला कि पापा के पास, पापा जहाँ बैठे हैं ना वहां पे मोबाइल है, पापा उठ के चले गए कहीं बाहर, छत पे चले गए या कहीं और चले गए, अब उनके पीछे पीछे घूमते रहोगे? नहीं ना, उस टाइम वो कहीं और थे, अब कहीं और है। तो हमेशा पोजीशन बताने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? फिक्स सराउंडिंग्स, रिजिड सराउंडिंग्स, स्टेशनरी सराउंडिंग्स को हमें यूज करना चाहिए जब आप किसी की पोजीशन बता रहे हैं। तो वी मस्ट यूज फिक्स सराउंडिंग। सर सिर्फ सराउंडिंग का मतलब सराउंडिंग तो कुछ भी हो, रेस्ट वाले भी है, मूवेबल वाले भी सराउंडिंग्स है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, मैं भी एक सराउंडिंग की तरह हूँ इस मार्कर के लिए, बट एक्चुअली हमें पोजीशन बताने के लिए फिक्स सराउंडिंग्स का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे तो कॉन्सेप्चुअली इट विल परफेक्ट। सिर्फ सराउंडिंग लिखने से मैं क्वेश्चन उठा सकता हूँ, मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट समझ में आ गया, और मोशन समझ में आ गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता रहेगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा, तो मोशन में आ गया इसका मतलब, ठीक है। तो ये बात रही। अब मैं क्यों लिखना चाहता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ेंगे कुछ और बातों पे। टर्म इज व्हाट? रेस्ट एंड मोशन आर relative quantities. Rest and motion are relative quantities. इसका मतलब क्या रहा? What does it mean? चलो एक क्वेश्चन का जवाब देना। क्या एक इंसान रेस्ट पे भी हो और मोशन पे भी हो? पहली है, क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो रेस्ट पे भी हो और मोशन पे भी हो? इज इट पॉसिबल? कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो और मोशन में भी हो? अच्छा, हो सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। तो देखिए इस पॉसिबिलिटी के लिए मैं आपको इस बात को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि रेस्ट एंड मोशन, ये बस है, इट इज अ बस एंड बस में तीन लोग बैठे हुए हैं। ये बैठा है एक बंदा, इसका नाम ए है, ये और है इसका नाम है बी, ठीक है, दिख रहे हैं और भी। और एक इनका फ्रेंड और है जो नीचे खड़ा है, चलो उसका मुंह तो उस साइड होगा, नीचे खड़ा है ये ऐसे, ठीक है। अब देखो, अभी ये सी है, अभी ए बी सी तीनों रेस्ट पे, बस रुकी हुई है अभी फिलहाल। तो ए इज इन रेस्ट, बी इज इन रेस्ट, सी इज इन रेस्ट, ऑल आर इन रेस्ट, एब्सोल्यूट रेस्ट में। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट। रिलेटिव वेलोसिटी मैंने बताया था, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ चुके हो आप लोग पहले भी, है ना। तो बच्चे अब ये बस चलनी शुरू हो गई, स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन,
अब क्या होगा, अब सी क्या बोलेगा विद रिस्पेक्ट टू सी, व्हाट्स गोइंग ऑन। ए रेस्ट पे की मोशन में, विद रिस्पेक्ट टू सी ए इज इन मोशन, यहां पे लिख रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू सी, ए किसमें है, मोशन में, बी किसमें है, मोशन में। विद रिस्पेक्ट टू सी ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू बी लेते हैं, ए क्या है, रेस्ट में मोशन में, बी के रिस्पेक्ट में ए क्या दिख रहा है, रेस्ट पे की मोशन में, रेस्ट में। और सी क्या है, बताओ सी क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में, सी के बारे में बताइए क्या होगा, मोशन में, है ना। हालांकि सी एक्चुअली रेस्ट पे वहीं बैठा हुआ है, यस आकांक्षा, तो ये क्या होगा, सी मोशन में। जब हम किसी को बाय करते हैं, ये बाय बाय कब करते हैं, जब हमें लगता है ना कि वो बंदा जा रहा है, तभी तो बोलते हो, कोई आ रहा तब ना बाय तो नहीं बोलते, तब कुछ क्या कभी हाय ऐसे बोलते हैं कई लोग, बाय वर्ड यूज होता है, दैट इज इफ समबडी इज गोइंग विद रिस्पेक्ट टू यू। तो बी जो है ए को बाय नहीं कर रहा, सी को कर रहा है, तो सी क्या हो रहा है, सी इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब यहाँ पर देखो ए के बारे में जरा ऑब्जर्व करो, ए को एक बंदा बोल रहा है मोशन में, एक बंदा क्या बोल रहा है, रेस्ट पे है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड, इट्स अ रिलेटिव थिंग। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव क्वांटिटीज होती हैं। रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम मतलब कि आप कहां से उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे ये उस बस के अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है तो बोल रहा है वो रेस्ट पे है, जबकि यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है तो क्या बोल रहा है, मोशन में है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए की बात करें, ए के रिस्पेक्ट टू बी क्या है, रेस्ट पे है, जबकि ए के रिस्पेक्ट टू सी क्या है, मोशन में है। मतलब ये बस इधर जा रही है तो सी किधर जाता हुआ दिख रहा है, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए वो बोलेंगे इधर जा रहे हैं, वो पीछे गए। कई बार आप गाड़ी वाड़ी से जा रहे हो तो कोई आपका फ्रेंड किनारे खड़ा होता है, अब ये बोलता रहे वो पीछे निकला है, अब वो थोड़ी ना गया था, वो वहीं खड़ा है, आप आगे गए, आप बोलते हो पीछे निकल गया। ट्रेन ट्रेन में कहीं जा रहे होते हो तब तक पूछते भाई कोई स्टेशन पूछते हो रामगढ़ आ गया क्या, आप क्या बोलते हो, अरे अभी अभी तो निकला है, जस्ट अभी 2 मिनट पहले निकल गया वो स्टेशन, तो वो स्टेशन थोड़ी ना गया कहीं, आप आगे आ गए, तो आपके रिस्पेक्ट में इट इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मेरे बच्चों ठीक है, बात समझ में आ गई, इट्स अ रिलेटिव थिंग, डन। ओके, तो धीरे धीरे आएंगे हम, धीरे धीरे टॉपिक्स पे और हम आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रेट लाइन मोशन में टाइप ऑफ मोशन। तो एक टर्म है यूनिफॉर्म मोशन एंड दूसरा टर्म इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या डिफरेंस है दोनों में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हालांकि ये टर्म मैं बहुत कम यूज करूंगा और आपको भी हिदायत दूंगा कि आप लोग भी ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वर्ड यूज नहीं करना है किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या बोल सकते हैं आप लोग, एनीबडी तो बताना चाहेगा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। और मीटिंग ओवर हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोबारा कनेक्ट होने में आजकल बहुत दिक्कत आ रही है। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
अच्छा, और कोई बताएगा सही मायनों में? फलक ने बताया इक्वल डिस्टेंस इक्वल ना बच्चे, मतलब ठीक है बट तो मजा सा नहीं आया। +1 वाली बात नहीं है, ये तो 9th वाली बात है। आई एम आस्किंग व्हाट इज द +1 थिंग्स। इंफॉर्मेशन क्या है? ग्राफ क्या होता है भैया? ग्राफ information graph of the motion will be straight line starting with origin when acceleration is constant known with बहुत ही गलत लिखा भैया आकांक्षा। फलक में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ऑफ टाइम। चलो मैं बता देता हूँ आप लोग से ज्यादा। नहीं 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 शब्द, ये भी नहीं बात बनी। सुनिए, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब रहा, देखो पहले तो बहुत जनरलाइज समझना। आंसर जब आप देने जाएंगे एग्जाम्स में और कहीं पर भी क्वेश्चंस आएंगे और काफी आएंगे क्वेश्चन, जब बताना होता है मोशन को डिफाइन करना होता है, तो इन दैट केस आपको बड़ा पर्टिकुलर रहना पड़ता है। तो देखो सुनो, यूनिफॉर्म मतलब समझो, यूनिफॉर्म ही वर्ड अगर हम बोल दें, आप जाते हो ना स्कूल, स्कूल जब आप जाते हो तो आप बोलते हो यूनिफॉर्म पहनना है ना। मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई, मेरी यूनिफॉर्म खराब है, मेरी यूनिफॉर्म, मम्मी बोलते हैं यूनिफॉर्म प्रेस कर दो। तो व्हेन यू से दैट इज यूनिफॉर्म, है ना। पुलिस वाले भी अपना यूनिफॉर्म पहनते हैं, डॉक्टर्स भी पहनते हैं कभी कभी व्हाइट कोट, वकील लोग भी पहनते हैं, तो वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब है जब सब कुछ सेम हो, everything is identical, then you say it is uniform. क्योंकि when you are in the school, then the dress is weared by everybody, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट कम से कम कलर कॉम्बिनेशन तो सेम होता है गर्ल्स एंड बॉयज का, मतलब अलग अलग भले हो बट लेकिन कलर कॉम्बिनेशन वाइज वो यूनिफॉर्म। जब सब कुछ सेम हो, सेम का मतलब यूनिफॉर्म हो गया। अब कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको यूनिफॉर्म कब बोलेंगे? जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। वेक्टर्स की केस है, वेक्टर पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म तभी बोलोगे, आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सेम तब बोलोगे जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई भी बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड, कोई स्पीड से जा रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब उसके मोशन को है तो यूनिफॉर्म। किस सेंस में यूनिफॉर्म है? अब मान लो कोई कहीं पे गया पार्टी में किसी जगह पे और सबने बोला, सबने ब्लैक कलर के जूते पहन रखे हैं, तो भाई यूनिफॉर्म शूज है। भाई व्हाट सेंस? हर कुछ थोड़ी बराबर हो सकता है, वहां पे यूनिफॉर्म किस सेंस में है कि उनका कलर सेम है सबका, समझ गए। तो आजकल सब लोग एक यूनिफॉर्म चीज चल रही है कोरोना की वजह से। क्या यूनिफॉर्म चल रहा है कि सबने मुंह पे मास्क लगा रखा है, तो सब लोग यूनिफॉर्म है फेस पे। और वो क्या यूनिफॉर्म है, किस वाइज यूनिफॉर्म है? मास्क। कलर्स अलग है, साइज अलग है, लेकिन मास्क है, दैट इज अ यूनिफॉर्म। तो अगर कोई, मैं बोलूं कि कोई बॉडी सेम स्पीड से जा रहा है, स्पीड का मतलब तो पता ही है, डिस्टेंस इक्वल, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस बराबर हो तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहां डायरेक्शन की बात नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म है स्पीड वाइज, ठीक है। सेकेंड टर्म, अब मैं बोलूं कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? अब स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन कुछ भी हो सकता था उसमें। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है, बोल दो a body is moving with uniform speed, that doesn't mean it is going on a straight path। सर्कुलर में भी जा सकता है यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे ऐसे भी यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, स्पीड का मतलब ही मैग्नीट्यूड है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक बात बोलनी है, एक बात बोलनी है हमने, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दैट्स इट। यानी रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंसेस आर सेम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस वो कवर कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया तो
मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तभी हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म के लिए एक टर्म और यूज कर सकते हो आप लोग, कांस्टेंट। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यू कैन यूज कांस्टेंट टर्म एट द प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म। सब कुछ कांस्टेंट है, सेम है। यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी 2 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो दिस इज गोइंग, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ कवरिंग, डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, अभी सबको डिटेल बताऊंगा, स्पीड वेलोसिटी सब कुछ, मुझे मोशन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रही बात। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर कोई बोलूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सेलरेशन के बारे में पता होगा और डिटेल बताऊंगा, तब मैं बोलूंगा कि भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, यानी उसका हर सेकंड में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हमेशा क्या है, वो सेम है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी सेम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग, मैं तो जनरल बात बता रहा हूँ, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज सेम, इज कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल दिया हमने। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये कुछ भी हो सकता है, हालांकि लोग डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन में रखते हैं और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इधर ले आ देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और दिस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो सिर्फ स्पीड के बारे में या वेलोसिटी के बारे में अगर हम लें, तो वेलोसिटी चेंज होने लग गया तो उसको हम इधर ले आते हैं और तब वो बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड या डी एक्सेलरेटेड मोशन तब बोल देते हैं वो लोग यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर मैं जो समझता हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट मैं आपका बिल्डअप कराना चाहता हूँ यही कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड इज चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, वेलोसिटी चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सेलरेशन इज चेंजिंग, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है, भाई एक्सेलरेशन बदल रहा है बार बार, कभी इसकी स्पीड एक सेकंड में 100 बढ़ जाती है, कभी एक सेकंड में 50 बढ़ती है, कभी एक सेकंड में 40 कम हो जाती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये बात समझना है आपने, when the things are constant that is uniform, when the things are variable that is called non uniform। हालांकि जनरली हम डिवाइड कर देते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब एक्सेलरेटेड ले लेते हैं, ऐसा, ठीक है। तो ये राइट कॉन्सेप्ट है, क्लियर बच्चों। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आप सबको, एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? ओके, नेक्स्ट थिंग पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट थिंग बताने से पहले जस्ट एक एग्जांपल देखना, फटाफट आपको मैं बताना है, 2 2 2 2 2 2 4 6 8 10, 2 4 8 14 22। देखना आप सबने है, ये मैं किसी बॉडी की स्पीड के बारे में बता रहा हूँ, वेलोसिटी या स्पीड मैग्नीट्यूड, उसकी हर टाइम पे ये स्पीड रहती है, बताना इसके मोशन के बारे में बताना जल्दी से, टाइम ओवर होने से पहले बता दें। तो पहले वाले केस में उसकी स्पीड हर सेकंड पे 2 2 2 एंड 2 एंड 2, क्या बोलेंगे, कैसे मूव कर रहा है, वेलोसिटी अगर बोले तो कैसी वेलोसिटी है, ये स्पीड के बारे में बोला हुआ है, वेलोसिटी के बारे में, तो कैसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर
कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ये, नो चेंज इन वेलोसिटी, है ना भाई? ओके, इन सेकंड सिचुएशन व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, पहले इंटरवल में 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 ही बढ़ा, फिर 2 ही बढ़ा, यानी वेलोसिटी इंक्रीज होने का जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग वेलोसिटी, हाँ यस, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, तो बच्चों इसको बोलेंगे हम वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने बी इंक्रीज बना दिया ये एरो, और विद व्हाट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी बोलेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा। तो कैसा एक्सेलरेशन है, लेकिन वो कांस्टेंट है, हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर 6 सेकंड में, हर एक इंटरवल में इंक्रीजिंग बाय 2, दैट इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, यही बात मैं कह रहा था उस टाइम पे। अच्छा इस वाले बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम खत्म होने वाला, फटाफट। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 2 बढ़ गया, एकदम एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट। आकांक्षा बहुत ही अच्छा आज आकांक्षा परफॉर्म कर रही हो तुम आजकल। पहले 2 बढ़ गया, पहले तुम्हें टर्म लिख दो, वेलोसिटी बढ़ रहा है ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, ये एरो का मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी बिल्कुल सही, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पढ़ नहीं पाया, चलो, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ओके, अब देखो कितना बढ़ रहा है, कैसे, पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर कितना का इंक्रीमेंट हुआ, 4, फिर कितना इंक्रीज हुआ, 6, फिर क्या हुआ, फिर कितना बढ़ गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 बढ़ गया, यानी यहां पर एक्सेलरेशन को दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग, बट किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, उसका फिक्स्ड यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है हर बार, मतलब कि फिक्स्ड रेशियो पता है, पहली बार कितना बढ़ा 2, फिर कितने का इंक्रीज हुआ, दैट इज 4, फिर कितने का इंक्रीज हुआ, कितने का, समझ गए? तो यूनिफॉर्म है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग बट यूनिफॉर्म वे में, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहां पर देखो, और बस वैसे नॉर्मली आप इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन बोल देंगे, दैट इज आल्सो करेक्ट, यूनिफॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इज सेम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। इसमें देखो कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ था, जल्दी बताओ, 8, फिर कितना हुआ, वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, यस, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहां पर ही वेलोसिटी बढ़ रही है तो बोलेंगे तो एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है एक्सेलरेशन, यहाँ पर 8 बढ़ गया था, अगली बार कितना बढ़ गया, सिर्फ 6, अगली बार 4, फिर कितना बढ़ा, सिर्फ 2, है ना, यस, तो दिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भाई, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है, लेकिन कैसा एक्सेलरेशन है, डिक्रीज, यहाँ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन था, इंक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसी टर्म को, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, समझ गए? डी एक्सेलरेशन टर्म यहाँ पे यूज नहीं करना है बच्चे, यही तो लोगों को पता नहीं है। श्रव्या, आज ढूंढ लेना आप सब लोग, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन में अंतर होता है, दिस इज नॉट कॉल्ड रिटार्डेशन एंड